Hey, hello everyone. So today we are going to cover current affair from 12 of October to 20 of October and this is a सेट 6. तो इसका मतलब क्या है कि सेट 1 से लेकर 5 तक आ चुके हैं. तो आज के जो टॉपिक हैं देखते हैं क्या क्या हुआ है पिछले 7 दिन के अंदर. तो आपको पता होगा कि जो दुनिया की पहली फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो जर्मनी ने लॉन्च की है. फिर पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग. फिर एनजीटी के बारे में पोजीशन है कि क्या एनजीटी अपने मर्जी से कोई भी इन्वायरमेंटल इशू को ले सकती है या फिर कोई कंप्लेन करनी पड़ेगी तभी एनजीटी को डिसीजन लेगा. ठीक है, एक्शन लेगा. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. ग्रीन क्रैकर्स, दिवाली का माहौल आ रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे. वर्ल्ड फूड डे भी हुआ है पीछे और वर्ल्ड फूड इंडेक्स भी रिलीज हुआ है. इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया के जो आसपास के कंट्रीज हैं लाइक नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, उनसे बेटर करा है हम लोगों ने, उससे खराब हुआ है. उसके साथ साथ कुछ नए डिफरेंट टॉपिक्स भी होंगे बीच में, लेकिन मेजर टॉपिक ये रहने वाले हैं. ठीक है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 कोर्स हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं जिसके अंदर अराउंड 2 मंथ्स हो चुके हैं. आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं. ठीक है, तो चलो पहला काम करते हैं. तो इस बार की जो करंट अफेयर में पहले जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं टू लॉन्च फर्स्ट एवर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान. इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू लॉन्च फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान कॉल्ड प्रधानमंत्री गति शक्ति. तो एक स्कीम है. क्या होता है गति शक्ति में? दिस मास्टर प्लान विल ब्रिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज, जो 16 मंत्रालय हैं उनको एक साथ लेकर आएगा, एंड 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी. आप सोच कर देखो कि अगर इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कोई भी सेक्टर काम नहीं कर सकता. इट इज़ वेरी क्रिटिकल. या फिर हम मान सकते हैं स्टील या सीमेंट या फर्टिलाइजर, ये सब जो सेक्टर्स होते हैं इनको बोला जाता है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स होते हैं. ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू सिनर्जाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग अक्रॉस स्टेक होल्डर मिनिस्टर्स फॉर अवॉइडिंग डुप्लीकेशंस प्लस गैप्स एंड एक्सपीडिएट क्लियरेंस एट द राइट टाइम. आपने एक चीज़ देखी होगी कि सपोज करो, इसको ऐसा लेके समझते हैं कि हमें एक रोड बनानी है. ठीक है, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रोड बनानी है, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं. उसको क्लियरेंस कहाँ से मिलेगी? इन्वायरमेंट मिनिस्टर से मिलेगी. तो होता क्या है कि 3-4 मिनिस्ट्री जब किसी प्रोजेक्ट में काम करती हैं तो कहीं ना कहीं डिले होता रहता है, क्योंकि किसी मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं आई है तो काम रुका हुआ है. पैसे की फंडिंग की प्रॉब्लम है तो वहाँ रुका हुआ है. तो इसी काम के लिए प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया है जिसके अंदर 16 मिनिस्ट्रीज जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, आपस में बैठकर बात कर लेंगे, क्लियरेंस जल्दी हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत जल्दी तेजी देखने को मिल सकती है. सो गति शक्ति प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली. एकदम से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी मिल जाएगी. इट विल अलाउ फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्ट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मोदी साहब हैं, आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट इवेंट है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. तो जैसा ना यहाँ पर इनवाइट्स इंडिया टू बिकम फुल फ्लैग मेंबर. तो इसके बारे में पढ़ेंगे IEA क्या होती है. इसने इनवाइट किया है इंडिया को कि आप एक फुल मेंबरशिप हमारे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. हैज इनवाइटेड इंडिया टू बिकम इट्स फुल मेंबर. दिस मेंबरशिप इन्विटेशन was given in the light that India is a world third largest energy consumer. मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम करता है, हम उस रैंक पर 3rd नंबर पर आते हैं. पहले पे कौन सा होगा? चाइना, देन USA, देन इंडिया. ठीक है, इफ दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट विल रिक्वायर इंडिया टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व टू 90 days रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर क्या होता है, सुना होगा आपने कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए जा रहे हैं. क्या होता है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व? देखो, हम लोग अपने कुछ पैसे रखते हैं ना महीने में, लाइक सपोज इफ़ यू आर अर्निंग 10,000 रुपीज़, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो हम क्या करते हैं, 2,000 रुपीज़ सेविंग रखते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी. सेम चीज़ क्या है, ऑयल इज़ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी है इंडिया की इकोनॉमी के लिए. ठीक है, जैसे हमने लास्ट करंट अफेयर में देखा था कि ऑयल की या कोयले की दिक्कत आ रही थी. तो होता क्या है कि अगर किसी वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोल और द पेट्रोलियम और द क्रूड ऑयल वी डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स, जैसे सऊदी अरेबिया से है या फिर कतर से है या फिर पर्शियन गल्फ से हमारा बहुत सारा पेट्रोलियम आता है. अब किसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप हो सकता है, क्रिटिकल इश्यूज आ सकते हैं, या फिर मान लीजिए मना कर दे, कुछ भी हो सकता है. तो अगर वहाँ से फ्यूल आना बंद हो गया तो पूरा इकोनॉमी ठप हो जाएगी हमारी. तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास 90 days का एक रिजर्व होना जरूरी है, जो इंडिया में करीब 7, 8, 9, 10 लोकेशन पर रिजर्व किया गया है.
ठीक है। तो इंडिया को ये करना पड़ेगा, अगर हम मेंबर बनते हैं तो इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि यस वी आर हैविंग द 90 डेज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, कि अगर हमें 90 डेज तक हम पेट्रोल या डीजल या ऑयल बाहर से नहीं मंगाते हैं तो हम अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। IEA के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ये? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये 1974 में बनाई गई थी OECD के थ्रू, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सुनो। हुआ क्या था कि 1971 में ऑयल क्राइसिस आए थे, और मतलब मैं बहुत हल्के से डिस्कस करूंगा, आपका मन है तो सर्च करो गूगल पर 1971 ऑयल क्राइसिस। वहाँ पर क्या हुआ था, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मतलब USA या फिर यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पेट्रोल की प्रॉब्लम हो गई थी। अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर फ्यूल या एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चल सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए IEA का गठन हुआ, जिससे कि ऐसी कंट्रीज जो एनर्जी कंज्यूमर ज़्यादा हैं या फिर डिपेंडेंट करती हैं, उनको एक तरह से गाइड करना कि आपकी कंट्री के अंदर किसी भी कंडीशन में एनर्जी बरकरार रहे। ठीक है। अभी अगर हम आपसे बात करें कि मेंबरशिप के लिए तो बुलाया गया है, अभी इंडिया की पोजीशन क्या है? इट इज़ एसोसिएट मेंबर, फुल फ्लैग मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। कब हुआ था? 2016 में। चलो, जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। सो जर्मन रेल ऑपरेटर दैट इज डॉइच बान, यहाँ पर उन ट्रेन का नाम है जैसे इंडियन रेलवेज है, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं डॉइच बान, एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप साइमस लॉन्च द फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड ऑन 11 अक्टूबर 2021। और डॉइच बान है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। आई थिंक 2015-16 के आसपास की बात है, अभी मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता है। दिस ट्रेन इज़ मोर पंक्चुअल एंड एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि ऑटोमेटेड है तो उसके अंदर डिले होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल ट्रेन्स। दीज ऑटोमेटेड ट्रेन्स विल ऑफर अ रिलायबल सर्विस विदाउट लेइंग अ सिंगल किलोमीटर ऑफ अ न्यू ट्रैक। और इसमें क्या है कि कोई अलग से जो रेलवे ट्रैक है अलग नहीं बनाए गए हैं, मतलब उन्हीं रेलवे ट्रैक पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रन करेगी। दिस ट्रेन कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 30% मोर पैसेंजर, 30% ज़्यादा पैसेंजर को लेकर जा सकता है। बिसाइड इम्प्रूविंग द पंक्चुअलिटी, दिस ट्रेन विल सेव मोर देन 30% ऑफ द एनर्जी। और जब डिले नहीं होगा, अच्छा ऑटोमेशन पर काम करेगी, 30% एनर्जी कंजप्शन भी रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। क्या है ये? देखो, आपने सुना होगा कि इंडिया का पासपोर्ट कमज़ोर हुआ है या फिर सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है, ये सब न्यूज़ में रहते हैं। ठीक। सो द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 वाज रिलीज्ड रिसेंटली, इन विच इंडिया रैंक हैज़ ड्रॉप बाय 6 प्लेस। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी, 6 जो प्लेसेस है वो गिर गई है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, दैट इज 2021। तो ये होता क्या है, हाउ दिस इंडेक्स रैंक द कंट्रीज। रैंक का मतलब क्या है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मजबूत है, किस कंट्री का बहुत ज़्यादा वीक है, या किसी भी कंट्री का पासपोर्ट की पोजीशन क्या है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंक्स द पासपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन विजिट विदाउट गेटिंग वीजा इन एडवांस। देखो, ऐसा समझते हैं, सपोज वी आर ऑल इंडियन, हमें जाना है USA। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने फ्लाइट बुक कराई वहाँ पहुँच गए। ठीक है, इंडिया से तो आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, आप जा सकते हैं, पर आपको USA से भी परमिशन चाहिए होगी। तो USA के अंदर आप अप्लाई करेंगे, वो आपको एक डेजिग्नेटेड वीज़ा देंगे कि आप किस काम के लिए आ रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं, वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं, ग्रीन कार्ड के लिए आ रहे हैं, तो वीज़ा इशू करते हैं। तो ये जो काम है ऐसा चलता है। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, भूटान। आप भूटान जाइए, वहाँ वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। नेपाल जाइए तो ओपन बॉर्डर्स हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको श्रीलंका जाना है तो आपको वीज़ा चाहिए, लेकिन वीज़ा इतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आप फ्लाइट बुक कराइए, पासपोर्ट लेकर जाइए उनको, वहाँ पर कोलंबो में या कहीं पर भी जो उनके पोर्ट्स हैं, वहाँ पर जाने के बाद दिखाएंगे कि मैं इंडिया से हूँ, और वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। आपको एडवांस में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो जो हेनली पासपोर्ट है वो इसके हिसाब से रैंक करता है कि किसी भी कंट्री के जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनको कितनी कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अब मान के चलते हैं, अफगानिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। अफगानिस्तान टर्मोइल कंडीशन में है, या पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर भी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, या उनकी जो रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो कोई भी कंट्री चाहेगा कि उन कंट्रीज़ को
ऐसा ना हो कि फ्लाइट बुक कराई आ गई और वीज़ा ऑन अराइवल लेके मिसयूज़ करें। लेकिन अगर कंपेयर करें यूएसए का, जर्मनी का, सिंगापुर का, ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, तो कोई भी कंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है द पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम दिस सिंगापुर, उसको ठीक है। जापान से बात करें कि वो आएगा, उसको वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो सिंपल पहुँचेंगे एयरपोर्ट पर, वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। रैंक द पासपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन विजिट विदाउट गेटिंग वीजा इन एडवांस। रैंकिंग आर डिसाइडेड बाय द एनालिसिस द डेटा प्रोवाइड बाय IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डेटा उनको प्रोवाइड करती है। ये बताती है कौन सी कंट्रीज में, कि कौन सी कंट्रीज के सिटीजन को कितने कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जापान और सिंगापुर की जो पोजीशन है नंबर 1 है, हैज टॉप द रैंक लिस्ट एज देयर पासपोर्ट होल्डर्स आर अलाउड टू ट्रेवल अक्रॉस 192 कंट्रीज वीजा फ्री। मतलब पूरी दुनिया में 192 कंट्रीज ऐसे हैं जो जापान या सिंगापुर के सिटीजन्स को वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर मैं जापान का रहने वाला होता तो मुझे अगर यूएसए जाना है तो मुझे सीधी फ्लाइट बुक करानी थी, दैट्स इट। अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हमें वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं है, हमें उनकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, फिर वेरिफिकेशन होगा, जो एम्बेसी है वो हमें अलाउड करेगी। ठीक है, जापान सिक्योर द टॉप पोजीशन फॉर द 3rd ईयर इन अ रो। तो पिछले 3 साल से जापान नंबर 1 पर है। अभी जापान सिंगापुर दोनों की रैंक सेम है। साउथ कोरिया एंड जर्मनी वर द 2nd पोजीशन, और साउथ कोरिया और जर्मनी 2nd नंबर पर हैं। अगर हम बात करें अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमीन, पाकिस्तान अमंग द लीस्ट पावरफुल, मतलब इनके ऊपर जो ये कंट्रीज़ के सिटीजन्स हैं तो उनको बहुत ही कंट्रीज़ कम हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इंडिया की रैंक कैसी है? सो इंडिया वाज रैंक्ड एट 84th पोजीशन इन 22, बट इन 2021 इट पोजीशन हैज़ ड्रॉप टू 19 पोजीशन, तो हमारी 90 पोजीशन है। सो इंडियाज़ पासपोर्ट होल्डर्स आर अलाउड ट्रेवल टू 58 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री। अगर हम किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो देर आर 58 कंट्रीज़ जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ है गूगल पर जाकर चेक कर लेना, मिल जाएंगी आपको। इंडिया शेयर दिस रैंक विद तजाकिस्तान एंड बुर्किना फासो। तो इंडिया की पोजीशन है इतनी अच्छी नहीं है। अब रीज़न क्या हो सकते हैं? रीज़न ये हो सकते हैं कि रेपुटेशन है, कुछ लोग इंडिया से जाते हैं वहाँ बदतमीजी करते हैं, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, इलीगली भी लोग रहने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग मैं जानता हूँ वो यूएसए का ट्रैवल टूरिस्ट पर वीज़ा लेके गए और दे सेटल ओवर देयर, तो रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो कोई भी कंट्री रेपुटेशन के हिसाब से ही पॉलिसीज़ बनाती है। अब जापान के लोग जाते हैं, दे बिहेव रेस्पॉन्सिबली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, फिर आता है कि विजन प्लान 2021 टू 2031 फॉर इंडिया जू। तो जो एक इंडिया के जो चिड़ियाघर हैं, जूज हैं, वहाँ पर एक विजन प्लान बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द विजन प्लान 2021 टू 2031 फॉर इंडिया जू। विजन प्लान इज ए स्ट्रेटजी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया जू। अब आप जाते हैं चिड़ियाघर में, देखते हैं उनकी पैथेटिक कंडीशन को, देखते हैं एक पिंजरा लिया हुआ है वहाँ फेंका हुआ है। तो द 10-year विजन प्लान was released after extensive data mining and consultation with the stakeholder। काम क्या होगा इस प्लान का? The plan was adopted with the aim to give a direction toward ex situ conservation processes across India। देखो, अगर ये एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट होता है इन सितु और एक्स सितु, इसको मैं बताता हूँ। एक होता है इन सितु और एक होता है एक्स सितु कंजर्वेशन। सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज दिस इज ए फॉरेस्ट, यहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं कि लेट से एक टर्टल है और आप देखते हैं कि वो मर जाएगा कुछ देर के बाद अगर उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इसको प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, उसी इन्वायरमेंट में, इसी नेशनल पार्क के अंदर ऐसी कंडीशन पैदा कर दीजिए, लाइक फेंसिंग लगा दीजिए या फिर उनको खाने पीने का सामान प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ सके या फिर सर्वाइव कर सके। उसको बोला जाएगा इन सितु कंजर्वेशन, क्योंकि आपने उसी साइट पर काम किया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपने टर्टल उठाया, उसको आप अपने पास लेकर आए, उसको अलग ही जाके, मतलब उस नेशनल पार्क है, उस इन्वायरमेंट से जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ से अलग ले जाकर उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा एक्स सितु कंजर्वेशन। चिड़ियाघर कहाँ पर मिलेंगे आपको? दिल्ली में मिलेंगे, लखनऊ मिलेंगे, है ना, सिटीज़ में। वहाँ इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? वहाँ पर ये एनिमल्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है कि
जो जूज होते हैं वो अगर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को या फिर बायोडाइवर्सिटी को, उसको बोला जाएगा एक्स सितु कंजर्वेशन। बोटेनिकल गार्डन भी इसका ही एग्जाम्पल है। इन सितु कंजर्वेशन के अंदर नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। सो आई थिंक कि आपको इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। एक्वेरियम क्या है, या फिर हम लोग बोले कि आपने एक्वेरियम के अंदर इस फिशेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है या फिर आप उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्स सितु का एग्जाम्पल है या फिर इन सितु का एग्जाम्पल है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो अगला फिर देखते हैं। अच्छा, अगर बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है अगर हम बात करें, देखो इंडिया की जो पॉपुलेशन, इंडिया की जो लैंड है एक्चुअली वो है 2.4%। मतलब अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें, हमारी अर्थ की बात करें, सो वी आर हैविंग ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। लेकिन 7 से लेकर 8% की जो डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती हैं, स्पीसीज हैं, जिसके अंदर 45,000 जो हैं प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं और अराउंड 90,000 जो एनिमल्स हैं, जस्ट डबल। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो लैंड है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हिमालयाज़ हैं, बैकवाटर्स हैं, डेजर्ट है, रिवर है, कोस्टल रीजन है, ठीक है, प्लेटूज भी देखने को मिलते हैं। फिर नीति आयोग ने, नीति आयोग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक हैंडबुक निकाली है किस काम के लिए, कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ठीक से किया जा सके, मैनेजमेंट किया जा सके। हम लोग प्लास्टिक का मतलब लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, या फिर अपने कोल्ड ड्रिंक पी, मिल्क का पैकेट लेकर आए, आपने उसको फाड़ के फेंक दिया, मतलब यूज़ करने के बाद, उसको बोला जाता है सिंगल प्लास्टिक, जो एक बार यूज़ होती है। उसको मैनेजमेंट इंडिया में इतना सही तरीके से नहीं आता है करना। सो दिस हैंडबुक वॉज लॉन्च इन न्यू दिल्ली। द हैंडबुक प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट बाई रिप्रेजेंटिंग एंड डिस्कसिंग द कंपोनेंट ऑफ द एंटायर प्लास्टिक वेस्ट वैल्यू चेन, कि हम कैसे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज या कम कर सकते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड विद द मोटिव ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, अमंगस्ट द मासेज रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, कि अगर प्लास्टिक को सही से मैनेज नहीं किया जाए कितना नुकसान दे सकता है। दिस हैंडबुक कैन बी अडॉप्टेड बाई अर्बन लोकल बॉडीज टू ए गुड इफेक्ट। ठीक है, एंड प्लीज अवॉइड प्लास्टिक यूज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करो। अगर आप सच में थोड़ा पढ़ोगे इसके बारे में, इट इज़ अ जेन्युइन कॉज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़राब हो रही है, पॉल्यूशन देखने को मिल जाता है, जितनी भी फ्लड्स आती हैं उसके पीछे सब कुछ प्लास्टिक ही एक रीज़न है। मतलब और भी रीजंस हैं, लेकिन प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। ठीक है, तो प्लीज़ इसको जितना हो सके अवॉइड करो। अपने पास मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो पॉलीथीन को इतना मिसयूज़ करते हैं कि ज़रूरत नहीं है, लाइक यू कैन कैरी द आइटम इन योर हैंड्स, लेकिन भैया प्लास्टिक दे दीजिए या फिर कुछ करो, हो सके तो उसको अवॉइड करो। ठीक है, फिर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीटी की पोजीशन के ऊपर एक वर्डिक्ट सुना है, जजमेंट दिया है। देखो पहले तो आप ये चीज़ समझो, सो मोटो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो मोटो कॉन्सेप्ट क्या है, आप ऐसा समझिए कि आप एक स्कूल में हैं, आप स्कूल के किसी स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप क्लास टीचर हैं, ऐसा मान के चलते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कि किसी एक बच्चे को बुली किया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे उस बच्चे कंप्लेन करने का, कि जिस बच्चे को बुली किया जा रहा है वो आपके पास कंप्लेन कर लेकर आएगा कि सर या मैम मुझे ये पर्सन बुली कर रहा है, तो आप तब एक्शन लेंगे, या फिर अगर आपको दिख रहा है आप तब एक्शन लेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है सो मोटो का, कि अगर मान लीजिए, देखो पहले एनजीटी का काम क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 10 साल कंप्लीट होने वाले हो चुके हैं, 11 साल हो जाएंगे अभी अक्टूबर में, आई थिंक अक्टूबर चल रहा है, 11 साल हो गए इसको। ठीक है, तो एनजीटी का काम क्या है, जैसे मान के चलते हैं कि ये एक फॉरेस्ट लैंड है और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रोड बनानी है। रोड बनाएंगे, फ़ायदा होगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, जो गांव के लोग हैं वो मेन सिटीज़ तक कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ इंप्रूव होगा। तो ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। लेकिन नुकसान क्या होगा कि आपने जो यहाँ फॉरेस्ट है, ये वाला जो पार्ट है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो एनजीटी क्या काम करती है, तो ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव डिसाइड करती है कि क्या ये फिजिबल है या फिजिबल नहीं है। तो अभी तक ये सोचा जाता था कि एनजीटी के पास कोई कंप्लेन लेकर आएगा कि देखो यहाँ पर तो रोड बनाई जा रही है और इससे 10 या 50 या 1 लाख ट्रीज़ हैं वो कट करने पड़ेंगे, कलिंग करनी पड़ेगी, ये गलत है।
तो एनजीटी उसको कंसिडर करता था और डिसीजन लेता था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इन ए लैंडमार्क जजमेंट नोटेड दैट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज हैव सो मोटो पावर। मतलब अगर एनजीटी को दिखाई दे रहा है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो एनजीटी वेट नहीं करेगा किसी की कि कोई कंप्लेन लेकर आएगा, ठीक है, एंड इट कैन हियर इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑन इट्स ओन, और अपनी मर्जी से ये इनिशिएट कर सकता है। आई थिंक आपको कौन सा समझ में आ गया होगा सो मोटो कॉन्सेप्ट क्या है। दिस ऑर्डर केम इवन थ्रू यूनियन गवर्नमेंट सेड एनजीटी डज नॉट हैव द पावर टू हियर इन्वायरमेंटल केसेस ऑन इट्स ओन। हुआ क्या था कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने ये बताया कि नहीं, एनजीटी के पास ऐसी पावर ही नहीं है, एनजीटी के पास कोई कंप्लेन लेकर आएगा तब देखेगी, खुद अपनी मर्जी से नहीं देखेगी। कोर्ट ने मना करा है। कोर्ट इट ऑल्सो नोटेड दैट होल्डिंग एनी अदर इंटरप्रिटेशन, मतलब अगर सो मोटो से अलग हम डिसीजन लेते हैं, विल गो अगेंस्ट द पब्लिक गुड्स, क्योंकि एनजीटी काम किसके लिए कर रहा है, एनवायरमेंट के लिए काम कर रहा है, एनवायरमेंट इज रिलेटेड फॉर ह्यूमैनिटीज, हम लोगों के लिए, एंड रेंडर एनवायरमेंटल वॉचडॉग इनइफेक्टिव एंड टूथलेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, एनजीटी के पास सो मोटो की पावर है, अगर उसको कहीं पर भी लगता है कि इन्वायरमेंट को कंसिडर करना चाहिए तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को वो कंसिडर कर सकती है। इट विल नॉट वेट दैट समवन इज गोइंग टू फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है। दिस डिसीजन इज सिग्निफिकेंट फॉर वेलबींग फॉर द नेशन एंड इट्स पीपल। एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, तो मैंने तो अभी इसको करीब 11 ईयर्स हो चुके हैं। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 अक्टूबर, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आज ही मिल जाएगी, तो लगभग 11 साल 2-3 दिन। अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है, 2010 में आया था। इट वॉज स्टेबलाइज फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज बिसाइड एनफोर्समेंट ऑफ द एनी लीगल राइट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। This tribunal is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure। तो देखो होता क्या है, आपने मूवीज देखी होंगी कि मूवीज में दिखाया जाता है किसी ने चोरी की है, डकैती ढाली है, मर्डर किया है, रेप किया है, लेकिन एक कोई भी बंदा उसको लाइक कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दे रहा है तो उसको सजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ये चीज़ लिखी गई है कि वी नीड समवन जो ये बताए कि हमने इसको देखा है, विटनेस है, ये देखा है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसको जो नॉर्मली हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो इसी कोर्ट पर काम करते हैं। लेकिन नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि इसे दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस है कि इस बंदे ने कंप्लेन की है, इस बंदे ने क्राइम किया है, पर कोई एक सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो उसके बिना भी नेचुरल जस्टिस के हिसाब पर डिसीजन लिया जा सकता है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एनजीटी के लिए। एनजीटी को जो सही लगता है वो काम कर सकती है नेचुरल जस्टिस के नाम पर। फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने बताया, द ट्रिब्यूनल इज हैविंग अ डेडिकेटेड जुडिक्शन इन एनवायरमेंटल मैटर्स, दस इट प्रोवाइड स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द हाई कोर्ट। अब कंप्लेन करनी है तो नॉर्मली तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अब हाई कोर्ट के पास वेल जानते हैं कितने केसेस पेंडिंग हैं, तो उनका बर्डन कम करती है। इट इज मैंडेट टू मेक एन एंडेवियर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील विद इन 6 मंथ। 13 जो अक्टूबर है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। क्या होता है इसका एम, क्या है? द डे इज ऑब्जर्व विद द एम ऑफ प्रमोटिंग अ ग्लोबल कल्चर टू रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन। कि दुनिया में अवेयरनेस फैलाना है कि हम डिजास्टर को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब कैसे कम कर सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हिली रीजन में जाके हाई राइज बिल्डिंग मत बनाओ, या जो रिवर बेड है तो उसके पास पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मत बनाइए। कोस्टल रीजन के अंदर मैनग्रोव से मत काटो। सिटीज के अंदर जो ड्रेन है उसको मेंटेन करो। तो ये अवेयरनेस प्रमोट करती है। इट सेलिब्रेट्स हाउ पीपल and communities across the world are reducing their exposure to disasters and raise awareness regarding the importance of the ranking in risk that they are facing। कैसा होता है, अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर आ जाता है, उसका रिस्पॉन्ड कैसा करना है अपने को। फिर क्योंकि डिजास्टर ऐसा लेकर चलते हैं, मान लीजिए फ्लड आ गया है किसी एरिया के अंदर, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए कि हम कम कर सकें उसकी चीज़ों को, उसके इफेक्ट को। फिर वहाँ से रिहेबिलिटेशन रिकवरी, जिन लोगों को साथ नुकसान हुआ है या जो लोग फंसे रह गए हैं उनको रिकवर करना है और उनको वहाँ से उठाकर कहीं और जगह शिफ्ट करना है, तो बोला जाएगा उसको रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। उसके बाद प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेशन, कि चलो जो हो गया है तो ठीक है, अब आगे से इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके इफेक्ट जो है उसको मिटिगेट कैसे किया जाए।
उसके बाद होता है प्रिपेयर्डनेस। अब तैयारी कैसे करनी है कि इन फ्यूचर डिजास्टर को अगर आता है कैसे रोका जाए। तो ये पूरा साइकिल चलता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्क विद थिंकर्स, एक्सपर्ट्स, practitioners and innovators every 2 years to investigate the state of risk worldwide. It highlights why new sport of the emerging trend, extreme behavior, examine behavior, reveals disturbing patterns and present progress in reducing risk. नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनाइटेड नेशंस की बायोडाइवर्सिटी समिट चाइना में स्टार्ट हुई है। तो ये 12 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। किस काम के लिए? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करना है। समिट जो है और COP26 जो होने वाली है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 मतलब 26वीं चल रही है ये रियो समिट से ही निकली है। अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है तो एक वीडियो बनाई थी मैंने कुछ टाइम पहले, इन्वायरमेंट ट्रीटीज एंड ऐसा कुछ नाम सा था, वो देख लेना, मिल जाएगी आपको। उसको पढ़ोगे 1 घंटा, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी। तो क्या हुआ है समिट के अंदर, एक प्लान आया 30x30 प्लान, 30x30 का एक प्लान। ड्यूरिंग द समिट कंट्रीज विल ऑल्सो बी डिबेटिंग 30x30 प्लान इन ऑर्डर टू गिव 30% ऑफ द लैंड एंड ओशन प्रोटेक्टिव स्टेटस। कि पूरी दुनिया में हम 30% जो लैंड है या ओशंस है उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस दे देंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या होता है, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कि वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेटेड किया जाएंगे। ऐसा नहीं किसी ने वहाँ पर टाउनशिप बना दी, तो वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिया जाता है। दिस मेजर इज सपोर्टेड बाई अ ब्रॉड कोलिशन ऑफ द नेशन, क्योंकि 30% दुनिया ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 2-3 कंट्रीज मिलकर काम कर सकती हैं। वी नीड अ ग्लोबल एफर्ट्स। कंट्रीज विल ऑल्सो गेट गोल्स फॉर स्टॉपिंग द क्रिएशन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, कि प्लास्टिक वेस्ट कम करना है। थ्रू चाइना हैज़ नॉट येट कमिटेड टू द प्लान। सो चाइना अगर हम बात करें इज़ अ वर्ल्ड बिगेस्ट पोल्यूटर। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे बड़ा जो पोल्यूटर है वो बीजिंग है। इट हैज़ सोल्ड टू पोजिशन इट सेल्फ एज अ वर्ल्ड लीडर ऑफ क्लाइमेट इशूज़। लेकिन वो चाहते हैं कि हम एक वर्ल्ड लीडर की तरह बन गए क्लाइमेट इश्यूज़ में। इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएसए's विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर आप जानते हैं कि यूएसए ने पुल आउट कर लिया था। फिर आता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये सोनू सूद जी। सो द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च देश के मेंटर्स प्रोग्राम ऑन 11th of October। दिस प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द स्कूल्स इन दिल्ली। जितने भी स्कूल्स हैं दिल्ली के वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर आप जानते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन के अंदर काफ़ी अच्छा काम हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद यंग मेंटर्स। तो ये क्या हो गई, आपके 9th क्लास से लेकर 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए इन्वेस्टिगेट देयर हायर एजुकेशन एज वेल एज कैरियर पाथ। उनको गाइड किया जाएगा कि आप कैसा अच्छा काम कर सकते हैं। दिस मेंटरशिप प्रोग्राम विल ऑल्सो गाइड द पीपल एज्ड बिटवीन 18 to 35। दे कैन साइन अप टू द गाइडेंस विद द हेल्प ऑफ एन ऐप क्रिएटेड बाय अ टीम ऑफ दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश के मेंटर प्रोग्राम किस स्टेट ने या किस यूटी ने लॉन्च किया है। दीपावली आ रही एंड तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है दिल्ली के अंदर कि पोल्यूशन हो जाता है। फायर क्रैकर्स जो होते हैं, लोग पटाखे छोड़ते हैं और आपको कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा, बहुत पोल्यूशन क्रिएट किया जाता है। एक फैक्ट के अनुसार अराउंड 16 to 30 टाइम्स एक दिन में पोल्यूशन हम कर देते हैं। मतलब एक दिन का नहीं, 16 से लेकर 30 दिन का पोल्यूशन हम एक दिन में कर देते हैं ड्यू टू क्रैकर्स। So, amid the COVID-19 pandemic, related situations and concerns regarding increasing pollution due to firecrackers during festive season, शादी का भी टाइम पीरियड आ रहा है, many states have imposed certain rules on fireworks in year 2021। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन लोगों ने मना कर दिया है कि एक कंडीशन डाल दी है कि अब 2 घंटे के लिए ही आप फायर क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करने, या फिर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। States have imposed either a complete or partial ban on firecracker sales। In these states, government has permitted the sale of green crackers instead। कुछ स्टेट्स के अंदर ग्रीन क्रैकर्स को परमिट कर दिया गया है। ठीक है, होते क्या है ग्रीन क्रैकर्स, रंग से मतलब नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द कलर ऑफ एनी फायर क्रैकर। ग्रीन क्रैकर्स का मतलब होता है आर लो इमिशन फायरवर्क्स
ये जो पोल्यूशन कम पैदा करते हैं, दैट सुप्रीम कोर्ट इन 2017 हैड परमिटेड फॉर सेलिब्रेशन टू ए मॉडरेट लेवल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड रिलैक्स द कंप्लीट बैन ऑन फायरवर्क। तो देखो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव बनते हैं। अगर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं क्रैकर्स का कि नहीं फेस्टिवल सीजन है, हमें अपने आप को दिखाने के लिए या फिर एक सेलिब्रेट करने के लिए ये अलाउड होना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं देयर कैन बी सम अदर वेज। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव है, दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह सही हैं। तो हम एक होता है ना कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन या कंप्लीट बैन कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। हम बोल दें कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ समझी तो उन्होंने बोला कि हम कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते हैं, हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। लाइफ के अंदर ये चीज़ याद रखना कि सॉल्यूशन डज नॉट लाइज इन एक्सट्रीम्स। ये नहीं होता है कि बिल्कुल बैन लगा दो या बिल्कुल ही बैन मत लगाओ। किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन आपको एक्सट्रीम में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, These crackers are produced with less harmful raw materials and are, तो यहाँ पर क्या होते हैं, तो less harmful raw material यूज़ किया जाता है and are they suppress the dust when they are burned reducing the emissions, और emissions को कम करते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में यह आया होगा कि क्या इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। सो ग्रीन क्रैकर्स डू नॉट कॉम्प्राइज ऑफ द हार्मफुल क्रैकर्स लाइक आर्सेनिक, लिथियम, बेरियम और लेड। ऐसे कुछ नहीं होते हैं। दे रिलीज वाटर वेपर विच डज नॉट अलाउ डस्ट टू राइज। तो उसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। दिस क्रैकर्स आर बिलीव टू कॉज 30% लेस पर्टिकुलर मैटर पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल क्रैकर्स। 30% कम पोल्यूशन पर्टिकुलर मैटर्स में, PM होता है ना, PM 2.5, PM 10, PM 50 कम करते हैं। गवर्नमेंट हैज इनकॉर्पोरेटेड न्यू रूल्स अंडर द MTP एक्ट। MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 विच वॉज पास्ड इन मार्च 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बताएंगे हम लोग कि अबॉर्शन जो होता है उसके लिए कितना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस। आप उस एज में हो जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब चीज़ें आपके राइट्स के बारे में बात है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक MTP एक्ट आया था 1971 का। एक हल्का सा आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। तो वहाँ पर क्या था कि 12 वीक तक एक डॉक्टर की परमिशन लेके अबॉर्शन किया जा सकता था। फिर 12 वीक से लेके 20 वीक तक 2 डॉक्टर की परमिशन से अबॉर्शन किया जा सकता था। 20 वीक से ऊपर अबॉर्शन वॉज मेड इलीगल। अभी क्या कर दिया गया है, अंडर द न्यू रूल द जेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 24 वीक। तो पहले 20 वीक से पहले तो अबॉर्शन हो ही नहीं सकता था। ऐसे केसेस भी आए थे, जैसे रेप केस आया था, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या उसके साथ हो सकता है। अब जब उनको रियलाइज़ हुआ पेरेंट्स को कि कुछ गलत हुआ है, 20 वीक तक अलाउड अबॉर्शन कराना, लेकिन जैसे कंप्लेंट डाली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गई तो वहाँ पर उनका वर्डिक्ट सुनाते सुनाते 2-3 वीक निकल गई और उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। तो अब ये बोल दिया गया है कि 24 वीक्स तक इन एक्सट्रीम कैटेगरीज के अंदर अबॉर्शन किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप चाहते हैं तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर मैं डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए इतना मैच्योरिटी होना जरूरी है समझने के लिए। वुमेन्स फॉर वोम द लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज कंप्राइज ऑफ द माइनर्स। छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से कम के जो होते हैं माइनर्स बोला जाता है। सर्वाइवर्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और इंसेस्ट, दोज हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड दोज मैरिटल स्टेटस चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज इन द केस ऑफ विडोहुड और डिवोर्स। कि शादी होने के बाद वो डिवोर्स या फिर विडोहुड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा रूल के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें 1971 और 2021 के अंदर जो डिफरेंस है, 12 वीक तक ओनली 1 डॉक्टर की परमिशन की ज़रूरत थी, इसको बढ़ा कर दिया गया है 20 वीक। 12 to 20 वीक के लिए 2 डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है 24 वीक के बढ़ा दिया गया है 2 डॉक्टर्स। और 20 वीक से ऊपर था ही नहीं, अब 24 वीक से ऊपर हो सकता है, लाइक 24 वीक तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। उसके बाद कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। 15 अक्टूबर को बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। तो द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व ऑन 15 अक्टूबर एवरी ईयर। दिस डे फोकसेस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड हेल्प। जेंडर इक्वालिटी मतलब किसी भी समाज में लड़का या लड़की या मैन या वुमेन को सेम तरह से ट्रीट किया जाता है, उसको बोला जाता है जेंडर इक्वालिटी, एंड हेल्प्स इन एम्पावरिंग वुमेन इन द रूरल एरिया।
और गांव की जो वुमेंस हैं, जो औरतें हैं, उनको एम्पावर किया जाता है। अगर आप देखेंगे जो ह्यूमन राइट्स हैं वुमेंस के ज़्यादा वॉयलेट इसी एरिया में होते हैं, गाँव में जाके उनको पता ही नहीं होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, तो उनको एम्पावर करने के लिए। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड क्रिटिकल रोल प्लेड बाय द रूरल वुमेन्स इंक्लूडिंग द इंडिजिनियस वुमेन इन इनहेंस द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इरेडिकेटिंग रूरल पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी। तो अगर गांव की गरीबी कंप्लीट खत्म करनी है तो वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, गांव का रूरल एरिया को डेवलप करना है, या फूड सिक्योरिटी मतलब किसी भी सोसाइटी में, किसी फैमिली में खाने की प्रॉब्लम नहीं है तो बोलेंगे कि दिस सोसाइटी और दिस फैमिली इज़ हैविंग द फूड सिक्योरिटी, खाना उसको मिल जाएगा। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए वुमेन का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली इन द रूरल वुमेन। क्यों? क्योंकि इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है, 69.6% टू बी मोर एक्यूरेट, रूरल एरिया में रहती है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से 40% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लेबर फोर्स अक्रॉस द डेवलपिंग कंट्रीज आर वुमेन, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, जो अपने आसपास की कंट्रीज हैं, 40% जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं वो वुमेन हैं। इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वो 20% है फॉर लेबर फोर्स इन वुमेन, वाइल इन एशिया एंड अफ्रीका तो 50% जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं वुमेन है। इंडिया के अंदर 50% पॉपुलेशन है। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया है 16 अक्टूबर को। तो जैसे नाम से क्लियर है क्या दिखाता होगा ये। सो दिस डे मार्क्स ह्यूमन, उनको ये बताने के लिए कि ह्यूमन रियलाइज हाउ प्रिविलेज आर दे टू गॉड ऑन द डेलिकेसीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल एज रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिप्राइव्ड एंड द नॉट सो प्रिविलेज पीपल। ये बताने के लिए हम कितने ज़्यादा प्रिविलेज हैं अगर हमें खाना टाइम पर मिल रहा है, और ये बताने के लिए कि खाने की वैल्यू भी, मतलब फूड की वैल्यू कितनी ज़्यादा है जिनको खाना नहीं मिलता है, या फिर एक अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए कि फूड को वेस्ट मत करो, उसकी इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। जैसा आपने देखा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट अलग इशू है, लेकिन एक जो फूड है वो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो दिस इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, एंड आई विश कि जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ये सभी लोग पूरी जितने भी दुनिया में हैं, खाने की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जिनके पास एक अच्छा माध्यम अवेलेबल है, सो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हमें एक सही टाइम पर एक अच्छा फूड मिल रहा है। स्टारवेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सेवरल कंट्रीज, स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द ग्लोब लाइक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दस अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द इशू। वर्ल्ड फूड डे हेल्प्स इन एड्रेसिंग द इशूज। तो उसी दिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया, जिसके अंदर हमारी पोजीशन 101 है। मैं आपसे क्यों बोल रहा था कि वी आर प्रिविलेज्ड, रीज़न है उसके पीछे, मतलब हमारे पूरी दुनिया में हम 101 रैंक पर आते हैं, मतलब हमसे 100 कंट्रीज ऐसे हैं जो खाने में, फूड सिक्योरिटी में हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है एक्चुअली। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर सपोर्टिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट और द प्रीवियस गवर्नमेंट, लेकिन एक पढ़े लिखे लोगों का काम होता है चीज़ों को फैक्ट वाइज समझना। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 विच इज़ प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय द आयरिश एड एजेंसी, उसका नाम है कॉनकर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेल्ट हंगर लाइफ, ये जर्मन वर्ड है, हंगर लाइफ के बारे में बात करता है, वॉज रिलीज ऑन द October 14। द इंडेक्स टर्म द हंगर लेवल इन इंडिया एज अलार्मिंग। इन द इंडेक्स इंडिया हैज बीन प्लेस्ड टू द 101 नंबर आउट ऑफ 116 कंट्रीज। सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया में 116 कंट्रीज को जिनको चेक किया गया, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं या तो डेटा प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं या फिर उतने छोटे हैं कि उनको मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। तो 101 में आते हैं हम लोग, समझ सकते हैं, हमसे बेकार से 15 ही कंट्रीज़ हैं। इन 2020 इंडिया की पोजीशन 94 है, तो 6 पोजीशन हमारी कम खराब हुई है। इन 2021 एडिशन इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड बिहाइंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हमसे बेटर काम कर रहे हैं। सो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आप क्रैश कोर्स या फिर कुछ भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स का टाइम तो अगले जनवरी से स्टार्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं फुल फ्लैग कोर्स लगाना तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।